हाय एवरीवन। तो आज का प्रोग्राम करते हैं शुरू अपना। ठीक है। प्रोग्राम क्या है कि हम जो इतने क्वेश्चन बच गए थे हमारे, वो सारे के सारे क्वेश्चन को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। एम एल टी एम सी क्यू की जो हमने ये सीरीज चलाई हुई है एम सी क्यू का पोस्टमार्टम, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एम एल टी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एम सी क्यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर द ऑल दोज जो कि मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है चेतन and I have done my BSc MLT from PGI चंडीगढ़। दिस इज़ द चैनल। यहाँ पर आपको MLT से रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेगा। दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर द CRE PGI, कोई भी MLT रिलेटेड है, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है। एम्स गोरखपुर का भी एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आई थिंक ये सीरीज़ रहने वाली है। ठीक है। एम्स गोरखपुर का एग्ज़ाम, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, ICMR का वो सारे एग्ज़ाम होते हैं, ICMR के, ठीक है, CSIR के, तो सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही चाहूँगा कि ये वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखो, और ये इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है कि उसमें मैंने माइक्रो के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, माइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे पैथो के हैं, सारे के सारे आप देख सकते हो। पूरी लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और मेरी थीम वही रहेगी जो पहले थी। ठीक है। MCQ का पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है। पोस्टमार्टम कैसे करेंगे, हर एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे अच्छे से। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द सेल दैट प्रोलिफरेट थ्रू आउट द लाइफ। ऐसी सेल जो कि थ्रू आउट द लाइफ प्रोलिफरेट करती है, उनको क्या बोलते हैं? न्यूप्लास्टिक सेल, लेबाइल सेल, कैंसर सेल या स्टेबल सेल। अब आप में से जो ज़्यादातरों का दिमाग गया वो गया होगा कैंसर सेल की तरफ। जी भाई लोगों, आपको पहले बता दूँ, इसका आंसर कैंसर सेल नहीं है। कैंसर सेल पूरी लाइफ, थ्रू आउट लाइफ नहीं करती प्रोलिफरेट। ठीक है। कैंसर सेल का एक अलग कंसेप्ट होता है। ठीक है। लेबाइल सेल इसका जो है, इसका राइट आंसर, और ये PYQ पूछा गया भाई, पहले बता रहा हूँ। ठीक है। थोड़ा हाँ डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द लेबाइल सेल्स। लेबाइल cells are also known as the continuous dividing cells, are the cell that continue to divide and proliferate throughout the life under normal physiological condition to replace lost and damaged cell। ठीक है। जो हमारी सेल्स डैमेज हो जाती हैं, लॉस्ट हो जाती है, उनको रिप्लेस करने के लिए कंटिन्यूसली क्या होता है, डिवाइड करती है। जैसे कि हमारी स्किन की सेल होगी, एपिथेलियल सेल इन स्किन, ठीक है, ओरल कैविटी में, क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं बॉडी में श्रेड होती रहती हैं। ठीक है। GIT में हो गया, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल बनती रहती हैं, मरती रहती है, बनती रहती हैं, डिस्ट्रॉय होती है। आप सबको पता है 120 डेज जो RBCs का लाइफ स्पैन है। ठीक है। RBC का लाइफ स्पैन है 120 डेज है वो, फिर जाकर स्प्लेन में डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उन सभी को रिप्लेनिश करने के लिए लेबाइल सेल्स उनको बोलते हैं, जो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं पूरी थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है। बाकी जो न्यूप्लास्टिक सेल है या जो कैंसर सेल है, वो एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड एक्सेसिव ग्रोथ जब होती है तब होता है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में होता है। देखो यहाँ पर मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये जो लेबाइल सेल है ना, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में डिवाइड करती हैं। और ये क्या करती हैं, ये ट्यूमर का वो ले लेती हैं, ट्यूमर का रूप ले लेती हैं, अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड करती हैं। ठीक है। क्योंकि जो न्यू प्लास्टिक सेल है और जो कैंसर सेल है, ये तो पैथोलॉजिकल कंडीशन में दिखती है ना हमें, नॉट ए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है। उसके बाद स्टेबल सेल जो ऐसी जो आपने पढ़ा होगा G1, ठीक है, सेल साइकिल में आपने पढ़ा होगा बहुत सारे फेज होते हैं। ठीक है। G0, G1, S, G2, ठीक है, फिर M फेज आता है, ऐसे फिर G0 फेज आता है। तो G0 फेज में जो क्वेशेंट फेज में जो चली गई हैं सेल्स, उनको स्टेबल सेल बोलते हैं, जो कि बाद में मतलब कि डू नॉट प्रोलिफरेट कंटिन्यूसली, ये कंटिन्यूसली नहीं प्रोलिफरेट, जो कि नॉर्मली क्वेशेंट स्टेज में है, उनको स्टेबल सेल बोलते हैं। ठीक है। हाउएवर दे कैन बी स्टिमुलेटेड टू डिवाइड एंड रीजनरेट इन इंजरी और स्पेसिफिक स्टिमुलस, जैसे कि हिपेटोसाइट्स हो गया लीवर में। ठीक है। क्योंकि अगर कोई इंजरी होगी, कोई भी इनका कोई भी स्टिमुलस होगा, तो ये डिवाइड करना शुरू हो जाती है, नहीं तो ये स्टेबल रहती हैं, जैसे कि हिपेटोसाइट्स। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसी सेल का एग्जांपल बताओ जो कि G0 फेज में, तो हिपेटोसाइट्स आपको याद रखना है, हिपेटोसाइट्स। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी थोड़ा घुमाव वाला क्वेश्चन था। मोस्टली आई थिंक बच्चे इसका जो ये लगा के आए हो, या तो न्यूप्लास्टिक सेल लगा के हो या कैंसर सेल लगा के हो, लेकिन असल में इसका जो राइट आंसर है वो है लेबाइल सेल। ठीक है। क्योंकि सभी का दिमाग ऐसे जाएगा ना कि यार कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही है तो हो सकता है कैंसर सेल हो, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। तो अगला क्वेश्चन है वो है माइकोलॉजी से, माइको की मैं बात ही कर रहा था।
और माइको का क्वेश्चन आ गया। माइकोलॉजी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ईस्ट और ईस्ट लाइक फंगस एक्सेप्ट। इनमें से, इन चारों में से सारे के सारे ईस्ट है या ईस्ट लाइक है, एक को छोड़कर। तो एक को छोड़ के वो है भाई आपका ट्राइकोफाइटन, क्योंकि ये क्या है, ये मोल्ड है। ठीक है, मोल्ड भी कौन सा है, ये डर्मेटोफाइट है, यानी कि जो स्किन नेल हेयर को जो इन्फेक्शन खोज करते हैं। बाकी आपको पता होगा जो फंगस का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, एक होता है ईस्ट, ठीक है, एक होता है ईस्ट लाइक, ठीक है, ईस्ट IEAST ईस्ट लाइक, ठीक है, एक होता है मोल्ड, ठीक है, और एक होता है डाइमॉर्फिक फंगस। ईस्ट तो वही जो ट्रू ईस्ट होगा, जैसे कि क्रिप्टोकोकस, ठीक है, क्रिप्टोकोकस। ईस्ट लाइक में जैसे कैंडिडा हो गया, ठीक है। मोल्ड में जैसे कि एस्परजिलस पेनिसिलियम। डाइमॉर्फिक में वही 5 एग्जाम्पल, हिस्टोप्लाज्मा, कोक्सीडियोडिस, पैराकोक्सीडियोडिस, ठीक है, इमिटिस, और बहुत सारे होती हैं, स्पोरोथ्रिक्स। ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके डाइमॉर्फिक फंगस में होते हैं। डाइमॉर्फिक वही जो कि 2 फॉर्म्स में अवेलेबल हो, 37 में भी ग्रो करे और 25 में भी ग्रो करे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बताया मैंने आपको। बाकी जो ट्राइकोफाइटोन है भाई, ये एक मोल्ड की तरह, मतलब मोल्ड है ये, ठीक है, नॉट ए ईस्ट लाइक फंगस, ठीक है। ये डर्मेटोफाइट है जैसे मैंने बताया, जो कि हेल नेल, एथलीट फुट और रिंगवर्म जैसे डिजीज खोज करता है। बाकी कैंडिडा आपको पता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन खोज करता है, ईस्ट लाइक फंगस है ये, ठीक है। क्रिप्टोकोकस वही एक फंगस है जो कि ईस्ट और फिलामेंटस स्पीसीज क्लिनिकली रेलिवेंट, ठीक है। उसके बाद जियोट्राइकम भी एक ईस्ट लाइक ऑर्गेनिज्म में ही आता है, ठीक है। जियोट्राइकम में क्या होता है कि ये ट्रू हाइफे बनाता है विद सेगमेंटेड आर्थ्रोकोनिडिया, ऐसे आर्थ्रोकोनिडिया बनते हैं। जैसे आर्थ्रो का मतलब ऐसे तो जॉइंट होता है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे आर्थ्रोकोनिडिया बनते हैं गाइस जियोट्राइकम में, ठीक है। तो आर्थ्रोकोनिडिया सेगमेंटेड आर्थ्रो, जैसे सेगमेंटेशन है ना, ऐसे 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 आर्थ्रोकोनिडिया बनते हैं। आर्थ्रो का मतलब जॉइंट ही होता है, ठीक है। तो आर्थ्रोलॉजी मैंने देखो आपको बताया था ना, थोड़ा सा आप कोरिलेट करके अगर पढ़ोगे ना, थोड़ा सा कोरिलेट पढ़े तो बिल्कुल आसान हो जाएगी आपके लिए मेडिकल साइंस या बायोलॉजी। क्योंकि देखो आर्थ्रोकोनिडिया तोड़ो वर्ड को। आर्थ्रो मतलब क्या होता है, जॉइंट, ठीक है। कोनिडिया तो एक तरह से सेक्सुअल जो आपका जो मतलब कि एक तरह से स्ट्रक्चर होता है कोनिडिया, तो ठीक है, कोनिडिया स्ट्रक्चर होता है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो जैसे आर्थ्रोकोनिडिया वाइज, इसमें आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी। सेगमेंटेड है, सेगमेंटेशन तो होगी उसमें। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी माइकोलॉजी से SD के बारे में आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। सेब्रोडेक्सट्रोज अगर इसकी PS होती है वो एसिडिक PS होती है, ठीक है। इसमें कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज होती है ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इसमें क्लोरम्फेनिकोल, ठीक है, क्लोरम्फेनिकोल यूज़ होता है, जेंटामाइसिन यूज़ होती है, ठीक है। और इसमें और भी एक ड्रग और यूज़ होती है, ठीक है, क्लोरम्फेनिकोल, जेंटामाइसिन। ये सारी की सारी आपकी बैक्टीरिया को और जो सेप्रोफिटिक फंगस है उसको रोकने के लिए डाली जाती है। अगला क्वेश्चन है वो है दी SD इज डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टू कैलकुलेट। अगला क्वेश्चन आ गया भाई बायोकेमिस्ट्री का। देखो मैंने सारे क्वेश्चन मैं इसमें कवर करता हूँ बायोकेमिस्ट्री के भी, ठीक है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है जिसको बोलते हैं आप SD, ठीक है। SD इज डिवाइडेड बाय व्हाट, बाय SD स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टू कैलकुलेट, ठीक है। जब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से हम SD को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है जो अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन जब मिलता है वो उसका फार्मूला भी यही होता है, ठीक है। जब हम जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो एक्चुअली में वो क्या होता है, वो होता है द फार्मूला फॉर द कोफिशिएंट वेरिएशन। ये यहाँ पर ये इन्होंने जो फार्मूला है, जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला है, उसको ही तो थोड़ा बहुत इन्होंने चेंज किया है, रीअरेंज टू अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक मीन में वही SD/CV, ठीक है। तो ये इंटू 100, तो ये होता है अर्थमेटिक मीन का फार्मूला, ठीक है। देयरफॉर डिवाइडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और एज ए रेशो और परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 रिजल्ट इन अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन का बेसिकली यहाँ पर फॉर्मूला इन्होंने पूछा था, ठीक है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपको पता भी होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। CV आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ अर्थमेटिक, ये कोई टर्म नहीं होती। बेसिकली ये क्वेश्चन वही स्टैंडर्ड डेविएशन से और उसके फॉर्मूले से घुमा के पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द ESR इज डिक्रीज। मैंने पीछे ही एक दो वीडियो में पहले मैंने डिस्कस किया था कि ESR कब बढ़ता है और कब घटता है, ठीक है।
कब बढ़ता है ESR और ESR कब घटता है। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब नंबर ऑफ़ RBCs बढ़ेंगी, ठीक है, नंबर ऑफ़ RBCs बढ़ेंगी तो ESR डिक्रीज होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है पॉलीसाइदेमिक वीरा। पॉलीसाइदेमिक वीरा में क्या होता है, हमारी नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ जाती हैं, ठीक है। इन्होंने जैसे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट जो RBC है वो बढ़ जाती है, तो हीमेटोक्रिट बढ़ेगा तो ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड और सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या होगा, वो हिंडर होगा, ठीक है। ये पहली बात तो एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है ESR, आपको पता होगा नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, क्योंकि ये अगर ESR अगर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि अगर ESR बढ़ रहा है तो इसका मतलब इन्फेक्शन है ही, ठीक है, प्रेगनेंसी में भी बढ़ जाता है भाई, ठीक है। तो ESR एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है जो कि डिक्रीज हो जाता है पॉलीसाइदेमिक वीरा में, क्योंकि पॉलीसाइदेमिक नंबर ऑफ RBC बढ़ जाएंगे ना भाई, ठीक है। ब्लड विस्कस हो जाएगा तो सेडिमेंटेशन वो होगी, वो थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, जिस वजह से हिंडर होगी सेडिमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ माइलोफाइब्रोसिस। माइलोफाइब्रोसिस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए होता क्या है माइलोफाइब्रोसिस, ठीक है। इसमें वही एसोसिएटेड विद वेरिएबल आई डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ एनीमिया और इन्फ्लेमेशन, बट द कंडीशन लाइक इन्फ्लेमेशन और एनीमिया टेंड्स टू हैव इंक्रीज। एनीमिया में तो जब RBC कम होंगी तो ESR तो ऑटोमेटिकली भाई बढ़ना ही है, सबको ही पता है जब RBC कम होंगी, ठीक है। मल्टीपल माइलोमा में भाई क्या होता है, हमारा ESR बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो हाइपर प्रोडक्शन हो जाता है ना, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन का, जैसे कि मोनोक्लोनल मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है, जो कापा लैम्डा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, कापा और लैम्डा इंक्रीज हो जाता है, कापा और लैम्डा जो चेन होती है, ठीक है। प्रोटीन अब क्या होगा, दो RBCs के बीच में जब प्रोटीन आएगा, ठीक है, तो यहाँ इनका जो नेगेटिव चार्ज है, जब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे तो एक दूसरे को रिपेल करना काम करेंगे, जिस वजह से ESR इंक्रीज हो जाएगा। रूल एक्सफॉर्मेशन अच्छी से इन्होंने लिखा है दैट प्रिवेंट द प्रमोट द क्लम्पिंग। रूल एक्सफॉर्मेशन अच्छी से होगी जिस वजह से फास्टर सेटलिंग होगी। तो जहाँ कहीं भी प्रोटीन बढ़ेगा ना वहाँ पे ESR रीच होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है अबव 100 mm मिला जाता है इसमें, ठीक है। हाइपर प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन मोनोक्लोनल गामापैथी उसमें होती है। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में क्या होता है भाई, एंड लाइक अदर हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, इसमें भी ESR बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज टर्नओवर एंड चेंजेस इन प्लाज्मा प्रोटीन। CML में भी प्लाज्मा प्रोटीन में चेंजेस आ जाता है, जिस वजह से क्या होता है आपका ESR क्या होता है, वो आपका बढ़ जाता है, ठीक है। हमसे पूछा था डिक्रीज किस में होता है, तो डिक्रीज होता है पॉलीसाइदेमिक वीरा में, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन थे गाइज ESR से रिलेटेड। ESR एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप चाहो तो इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा अगर आपके कमेंट आए तो, ठीक है। बाकी आपके कमेंट के ऊपर मुझे इंतज़ार रहेगा। क्वेश्चन है 10। 10वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वायरस। इन चारों में से 4 वायरस दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें से स्मॉलेस्ट वायरस बताना आपको। वैसे तो सभी को पता ही होगा जो पार्वो वायरस है, वैसे भी सबसे छोटा वायरस जो है वो पार्वो वायरस पाया जाता है। ये आपने पढ़ा होगा जब आपने BSc में जब आपने एडमिशन लिया होगा, तो सबसे पहले आप जब वायरोलॉजी का टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें यही पढ़ते हो कि लार्जेस्ट वायरस और स्मॉलेस्ट वायरस, ठीक है। स्मॉलेस्ट वायरस पार्वो वायरस, लार्जेस्ट वायरस आपका जो होता है वो पोक्स वायरस होता है, ठीक है, पोक्स वायरस। तो ये कंसेप्ट तो आपने पढ़ा भी होगा पहले। तो स्मॉलेस्ट वायरस, इसमें जो डायमीटर होता है स्मॉलेस्ट का वो इतना होता है, रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर याद रख सकते हो रख लो, ठीक है। देखो इसका जो नाम है एक्चुअली में, जो इनका जो नोमेनक्लेचर होता है ना गाइस बायोलॉजी में, वो ना मोस्टली लेटिन वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा जब आपने +2 करी थी तो उसमें एक नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन वाला चैप्टर था, तो उसमें आपको पता है कि लेटिन लैंग्वेज का ज़्यादातर यूज़ है। लेटिन में जो पार्वस, जो लेटिन का जो वर्ड है पार्वस, वहीं से ये वर्ड लिया गया हुआ है पार्वो वायरस, ठीक है। पार्वो वायरस जो वर्ड है वो लेटिन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टाइनी और स्मॉल। तो इसलिए इसको हाँ, इसका एक पॉइंट और ध्यान रखना, ये सबसे छोटा DNA वायरस भी है। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट DNA वायरस, ठीक है। तो ये भी याद रखने, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट DNA वायरस और ऑप्शन में कुछ और भी दे रखा हो, ठीक है, DNA वायरस, तो आपको आंसर लगाना है पार्वो वायरस। सबसे छोटा DNA वायरस यही होता है। तो इसी वजह से इसका एक क्वेश्चन और आपका क्लियर होगी, पार्वो वायरस होता है वो एक DNA वायरस होता है, ठीक है। पार्वो वायरस एक DNA वायरस है और वो सबसे छोटा है। पार्वो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, पार्वस से लिया गया है, ये लैटिन वर्ड है, स्मॉल और टाइनी। तो यही थी सारी की सारी वीडियो आज की, और सारी इनको डिस्कस कर लेते हैं। पोक्स वही है लार्जेस्ट वायरस, जैसे मैंने बताया आपको, और मोस्ट कॉम्प्लेक्स वायरस है पोक्स वायरस, मोस्ट कॉम्प्लेक्स वायरस भी और लार्जेस्ट भी है। ब्रिक शेप का पाया जाता है भाई, एक एक पॉइंट इस स्लाइड का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे छोड़ के जाना है, अगर यहाँ तक बने हुए तो इन पॉइंट्स का भी क्लियर। ब्रिक शेप, ये क्वेश्चन PYQ है भाई,
कि पोक्स वायरस की शेप पूछी गई थी कहीं, तो ब्रिक शेप का होता है। साइज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, साइज़ पूछते भी नहीं है इतना, बस ये पूछते हैं कि लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, या ब्रिक शेप। जैसे बुलेट शेप आपसे पूछ लिया जाता है, बुलेट शेप कौन सा वायरस है भाई, बुलेट शेप का हो जाता है आपका रेबीज, ठीक है, रेबीज वायरस होता है। स्पेस व्हीकल शेप पूछ लेते हैं भाई, स्पेस व्हीकल शेप, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है भाई, हर किसी को पता है स्पेस व्हीकल शेप एडिनो वायरस को बोलते हैं, ठीक है, सभी को पता है, ठीक है। ब्रिक शेप बता दिया मैंने। उसके बाद आपसे क्या पूछेगा, बुलेट शेप हो गया, स्पेस व्हीकल शेप हो गया, और ब्रिक शेप हो गया, और कौन सा शेप पूछ सकता है आपसे, कॉम्प्लेक्स जो आपकी सिमेट्री होती है वो किस में पाई जाती है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री जो कि आपका इसमें बैक्टीरियोफाज में पाई जाती है ना कॉम्प्लेक्स। एक तो होती है हेलिकल सिमेट्री, एक होती है आपकी आइकोसाहेड्रल सिमेट्री, तो इसमें दोनों पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये होता है बैक्टीरियोफाज। उसके बाद पेपिलोमा वायरस के बारे में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, पेपिलोमा वायरस बी लार्ज, इतना ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ। उसके बाद पिकोरना वायरस, पिकोरना वायरस में वायरस इन दिस फैमिली आर आल्सो स्मॉल विद साइज ऑफ, बट ये पार्वोवायरस से कंपैरिजन करके लिखा हुआ है, ठीक है। पार्वोवायरस रिमेन द स्मॉलेस्ट इन द लिस्टेड ऑप्शन, ठीक है। पिकोरना वायरस में भी कौन कौन सी आती है आपके, पोलियो वायरस और राइनो वायरस की इस फैमिली में आते हैं, ठीक है, पिकोरना और पोलियो वायरस। उसके बाद और कौन से पूछ सकते हैं भाई आपसे, सेप का तो यही है, बाकी आप बताना अगर आपको कुछ पता हो तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अभी तो मुझे तो अभी तक यही याद आ रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो करते हैं भाई यहीं ख़त्म। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर सच में अच्छे लगे हो तो मतलब दिमाग के अगर कपाट खुले हो से इससे थोड़ी सी वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, मतलब प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो शेयर भी कर दीजिए, अगर नहीं किया मेरे मुंह से निकल तो गया, शेयर कर दो, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो ना, इंस्टाग्राम का भाई लिंक है जो वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। कोई भी डाउट आपका, कोई जेन्युइन डाउट है तो मैं ज़रूर आपका क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, यही मेरे को अच्छा लगता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मेरा एक और चैनल है ना, चेतन प्रकाश के नाम से चैनल है मेरा, उसको भी आप, अगर आप एक एस्पिरेंट हो, ठीक है, एस्पिरेंट हो तो आप जाकर उस चैनल को चेकआउट करें। वहाँ पर मैं डिटेल, जैसे वहाँ पर मैंने एक वीडियो सीरीज़ लाई हुई है, तिरंगा सीरीज चलाई हुई है। उसमें मैं क्या डिस्कस करता हूँ कि इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेज है ना, उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता रहता हूँ कि किस मेडिकल कॉलेज में कौन सा कोर्स करवाया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या रहता है, उसकी फ़ीस क्या रहती है, ठीक है। MBBS के अलावा कौन से और कोर्सेज आप वहाँ जाकर कर सकते हो। तो ऐसे वैसे मैंने बहुत मेडिकल कॉलेज के बारे में वहाँ डिस्कस किया, तो वो जाकर भी आप देख सकते हो उस चैनल पर, ठीक है। बाकी लोग जुड़े हुए हैं भाई, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी कर सकते हो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पर कोई भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में। पढ़ते रहिए गाइज, मेहनत करते रहिए, ठीक है। और लगन से और मेहनत से, अगर आपने सच्ची मेहनत करी है तो आपकी मेहनत कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगी, ठीक है। इसका जीता जागता उदाहरण आपके पास बैठा हुआ है, ठीक है। बाकी जो भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ लेना। मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।